स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे क्लास 6 चैप्टर 1 हिस्ट्री का। क्या, कब, कहां और कैसे। इतिहास के इस चैप्टर में हम पूरा ढंग से समझेंगे कि चैप्टर क्या कहना चाहता है, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। पूरा ढंग से इसका एनालाइज करेंगे। और इसको शुरू करने से पहले जो कोई भी हमारे चैनल से नया जुड़ा हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक ज़रूर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, एक रशीदा का सवाल है। रशीदा का सवाल है कि रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। सुर्खी मतलब एक टाइटल पर पड़ी, एक खबर पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ था। चलिए देखते हैं कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। हमें रिसेंटली की तो खबर मिल जाएगी क्या हुआ था। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, यानी कि याद हो। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था कैसे जान सकते हैं हम। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हमें आखेटकों यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन सी गाने गाते थे। लोग कहाँ रहते थे, लोग किस नदी के तट पर रहते थे, उनका आरंभिक लोगों से कैसा वास्ता था, कुशल संग्राहक थे या आसपास के जंगलों में रहते थे, विशाल संपदा से परिचित थे या अपने भोजन के लिए वह जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों पर निर्भर थे या जानवरों का शिकार करके खाते थे। ये सब हम चीजें इतिहास के माध्यम से जानेंगे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। कहां पर बच्चों? भारत के उत्तर पश्चिम में, इस तरफ को, उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों को। वहां क्या हुआ था, सबसे पहले फसलों को उपजाना और प्रारंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। यह कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। ये देखिए, ये भारत का नक्शा है। जो चर्चा हो रही थी, गाड़ों की पहाड़ियाँ। देखिए सुलेमान, किरथर, ये जो वर्तमान जगह है बच्चों, वो पाकिस्तान और काबुल के नज़दीक है। पहले भारत का हिस्सा हुआ करती थी। किरथर और सुलेमान ये बच्चों वही जगह हैं जहाँ सबसे पहले क्या शुरू हुई थी बच्चों, स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू किया था। समझे बच्चों? मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाएं। सिंधु, बच्चों देखो, सिंधु नदी ये सामने दिख रही है, ये सिंधु नदी है और उसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास। देखिए सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे।
गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ। बच्चों ये इंपॉर्टेंट बात है, गंगा और उसके सहायक नदियों के किनारे जो इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ था, यानी कि इस इलाके की बात हो रही है बच्चों। ये गंगा नदी जा रही है, इसके आसपास क्या था, 2500 साल पहले सभ्यता विकसित हो गई थी गंगा नदी के आसपास। गंगा तथा सहायक नदी की सोन का पता लगाओ। गंगा की सहायक नदी है सोन। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था, वर्तमान बिहार नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी यह यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। इस कारण कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते थे और एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। अब देखिए बच्चों, हमने क्या क्या जाना कि किस तरह लोग यात्राएं करते थे एक जगह से दूसरी जगह, और उनके अलग अलग मकसद होते थे यात्रा करने के। आज भी लोग यात्राएं करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखेंगे। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस महाद्वीप को प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वह ऐसा कर सके, वह पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपरा को समृद्ध बनाया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देश का नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडस, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग भारत के लिए होने लगा। देखो पहले कैसे इसको सिंधु बोला जाता था, सिंधु से हिंदूस हुआ, फिर इंडिया हुआ। इस तरह से नाम परिवर्तन करते करते इंडिया और भारत बोला जाने लगा। ताड़ पत्थरों से बनी पांडुलिपि की एक पृष्ठ, ये देखिए नीचे, यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। ये किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था और मूंज पड़े की छाल से बने ऐसे ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। देखिए ये एक पांडुलिपि है, 1000 वर्ष पुरानी पांडुलिपि। बच्चों पांडुलिपि क्या होती है? बच्चों पहले हाथ से लिखा करते थे, पहले पेज नहीं होते थे ना, तो जो एक व्यक्ति, जैसे आप मूल प्रति होती थी, यानी कि जो हम लिख रहे हैं उसकी अगर जब तक प्रिंट नहीं हुई तो एक वो मूल प्रति हो गई, तो वो एक तरह से पांडुलिपि बन गई। अगर उसकी प्रिंटिंग हो जाएगी तो वो उसकी कॉपीज हो जाएंगी। जब तक हम जो चीज़ें लिख रहे हैं वो एक मूल
पांडुलिपि है। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। यह पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनु, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। यह पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार की जाती थी और भोजपत्र पर लिखी जाती थी। देखो ये बच्चों, ये जो पेड़ था वो कहाँ था? हिमालय क्षेत्र में उगने वाला बुर्ज नामक पेड़, ठीक है ना, उससे ली जाती थी। ये जो पेड़ की छाल है ये बच्चों। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया तथा कुछ नष्ट हो गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। विहार भी एक टाइप का बच्चों मंदिर ही होता है, बौद्धों से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियाँ तथा विज्ञान, औषधि यानी कि मेडिसिन आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे उस समय। हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों की भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण होता है। बच्चों ये अभिलेख है, देखो ये उस समय की भाषा में लिखे गए हैं। ये देखो ये उस समय की भाषा में लिखे गए हैं। देखिए उस समय की भाषा इंग्लिश की तरह लग रही होगी आपको, लेकिन ये इंग्लिश नहीं है। प्राय शासकों लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा भी इसमें करते थे। जो भी लड़ाई लड़ते थे या जो भी उस समय की जानकारी होती थी, पेज तो होता नहीं था, वो इस तरह के पत्थरों में खुदवा दिया करते थे। अब ये जो हमारे पास ये जो चित्र है जो इसका अभिलेख का, ये वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम चैप्टर अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। ये क्या है? अक्षर और संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं से बना हुआ है। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखने के कारण क्या लाभ थे? ऐसे करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? देखते हैं बच्चों। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता था। पुरातात्विद पत्थर और ईंट की बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वह औजारों, हथियारों, बर्तन तथा आभूषण बनाते थे। अब देखिए इस चित्र में ये एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। ये देखिए इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। ऐसे सिक्के होते थे बच्चों, ये देखिए। और ये पात्र कितना पुराना है? 4700 वर्ष पूरा पहले। सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी होती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते थे बच्चों। पुरातात्विद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। क्या करते हैं? जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वह जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातात्विदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? हाँ,
पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातात्विक से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे, यानी कि सोर्सेज, कहाँ से पता लगता है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विद उन जासूसों की तरह से है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत के जानने में प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। अब देखिए बच्चों, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसे इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों जो पशु पालते थे और किसानों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकारियों के जीवन से बहुत अलग था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार कर तथा फल फूल के संग्रह द्वारा करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। हमें अभी तक बहुत चीज़ें तो पता लग चुकी हैं बच्चों, लेकिन अभी भी जानना बहुत ज़रूरी है। तिथियों का मतलब, तिथि मतलब डेट्स। अगर कोई तुमसे तिथि का विशेष विषय में पूछे, तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इस तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। इसलिए 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। बच्चों, क्या है कि एडी और बीसी, ये बीसी ये एडी, ये ईसा मसीह की मृत्यु के बाद, ये मृत्यु से पहले समय को बंटवारा किया हुआ है, उस बारे में बताया है। इतिहास और तिथियां बताई गई हैं बच्चों। बीसी जो मैं ऊपर समझा रहा था, ये उसी के बारे में बताया गया है। अन्यत्र, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए। सभी अभिलेखों में लिपियां भाषा का प्रयोग हुआ है। साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा लिपियों का बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान ये कैसे जान पाते हैं कि ये क्या लिखा था? अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने का प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। मतलब अब जो चेंजेस आ गए हैं, ये देखिए, इसको जैसे इस तरह का निशान बना हुआ है लिपि में, तो ये एल है। इस तरह का निशान ये एम है। इस तरह का निशान तो आई है। तो इस तरह से निशान करके वो निकालते हैं। मिस्र के उत्तरी पट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ पर एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर ही एक लेख 3 भाषाओं में तथा लिपियों में मिला है। कुछ यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेत का अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों को समानार्थक ध्वनि की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया का चित्र बनते हैं। ऊपर हमने देखा ना बच्चों, इस तरह से ये उसी के बारे में बताया गया है। अभी हमने क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नर्मदा घाटी, मगध, गारो, प्रथम नगर, मगध, गंगा घाटी, पहला बड़ा राज्य। देखिए बच्चों, गंगा घाटी ऊपर हमने चर्चा की है, उसके आधार पर ये करने मिलान। और उसके बाद हम देखेंगे बच्चों
रशीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, उसके क्या उत्तर हो सकते थे। इतिहास को हम कैसे जान सकते थे, हमने चर्चाएं की हैं। पुरातात्विक द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ, इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं। साधारण स्त्री पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रख सकते थे, उसके बारे में बताइए, क्योंकि पेज नहीं होते थे। कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता पता चले। तो इस तरह से बच्चों हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे भी इस चैप्टर अगले चैप्टर के साथ जुड़ने के लिए इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करते रहें और जुड़े रहें। धन्यवाद।